सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मिश्रा और आज हम लोग बात करने वाले महाराष्ट्र टीएमसी के ऊपर कि ये जो महाराष्ट्र टीएमसी है इसके पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या बेनिफिट है इस पेपर को देने का, और जो सारे भी डाउट रहते हैं कैसे कॉलेज मिलेंगे, प्लेसमेंट कैसा है, फ़ी कैसी है, ये सारे डाउट्स आज हम लोग इस वीडियो के लास्ट तक क्लियर कर लेंगे। अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए। मेरा नाम है मिश्रा और मैं अभी DU-CMC परस्यू कर रहा हूँ। मेरा महाराष्ट्र टीएमसी में 99.25 परसेंटाइल था, बट मैंने वहाँ कॉलेज नहीं लिया। कई सारे फैक्टर थे, एक तो फी फैक्टर एंड ऑल अदर थिंग्स, तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे वीडियो के लेटर ऑन। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ हम लोग सारे टॉपिक्स को 1 to 1 डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कीप सपोर्टिंग। यार हम लोग आगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ हम लोग बात करने वाले महाराष्ट्र टीएमसी 2023 के बारे में। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, पॉइंट रहेगा, वो रहेगा कि वाई MSCT और हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी अदर MC एग्जाम्स। इस बारे में डिस्कस करेंगे। कितने सारे एग्जाम्स हैं, लेकिन यही जो हमारा है वो क्यों हम लोग को इसमें अपीयर होना चाहिए, ऐसा क्या है इसमें है। दूसरा हम लोग बात करेंगे सिलेबस क्या है इस एग्जाम का और हाउ टू अप्लाई, इस पर डिस्कस करेंगे। रोड मैप देखेंगे कैसे कैसे हम लोग को प्रिपरेशन करनी चाहिए, और सीट्स के बारे में बात करेंगे। जो OMS मतलब जो अदर देन महाराष्ट्र स्टेट हैं, और एक जो MS होते हैं वो मतलब महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हैं। और हमारे इसमें कॉलेजेस कौन से टॉप हैं और उनसे प्लेसमेंट कैसी है, फ़ी क्या है, और MC ड्यूरेशन ये तो मैं पहले बता देता हूँ कि ये 2 साल का है। MSCT के थ्रू जितने भी कॉलेजेस एडमिशन लेते हैं वो सब 2 साल के हैं। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले टॉपिक ऊपर कि वाई MSCT एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर MC एग्जाम्स। सो हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंस वाई MSCT। ओके, सो पहली बात तो ये जो हमारे सारे कॉलेजेस हैं MSCT के, वो या तो मुंबई में है या तो पुणे में है। तो ये जो हमारा एक IT हब होता है पुणे, जैसा आप लोग जानते होंगे, तो वहाँ पे सारे कॉलेजेस हैं। तो एक हम लोग को बेनिफिट इससे मिल जाता है प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत, कि जो आसपास में कंपनीज रहती हैं वो ईजिली एक्सेसिबल रहती हैं कि हम लोग वहाँ जाके प्लेसमेंट में या तो ऑफ कैंपस ऑन कैंपस, ऑल दिस फैक्टर्स। दूसरा, प्लेसमेंट्स आर गुड इनफ। हाँ, जो टॉप 5 या 10 कॉलेजेस हैं वहाँ पे MCA की प्लेसमेंट अच्छी है, MCA में अच्छा प्लेसमेंट जाता है। और तीसरा हमारा फैक्टर वो इन्वायरमेंट। एक आप ऐसी सिटी में जा रहे हैं, पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, ये सब ऐसी सिटी हैं जहाँ एक इन्वायरमेंट है, लोग उस स्टैंडर्ड पे रह रहे हैं, सीखने को मिलता है। बहुत सी चीज़ें जो हम लोग नहीं सीखे रहते हैं वो सब देखने को मिलता है। तो इन सब फैक्टर्स से महाराष्ट्र TMC एग्जाम देना चाहिए यार। इसमें आपको प्लेसमेंट भी अच्छा मिलता है अगर आपके अच्छे परसेंटाइल है और आपको अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं, टॉप 5 कॉलेज मिल रहे हैं और आपका एडमिशन उसमें हो जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इसके लिए हम लोग को प्रिपेयर करना चाहिए। और ये एग्ज़ाम बहुत ईजी है। आगे हम लोग सिलेबस देखेंगे। अगर आप मन लगा कि इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मेरे इस एग्ज़ाम में 99.25 परसेंटाइल थी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और जबकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको कवर किया था। मैं आगे डिस्कस करूँगा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। और देखते हैं हमारा कि सिलेबस क्या है। तो यार इसमें 4 पार्ट है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, दूसरा लॉजिकल या अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग जो बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश कंप्रीहेंशन है और कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है। टोटल ये जो पेपर होता है वो आपका होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं इसमें आपके देखिए टोटल 200 क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं और 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहते हैं और 200 मार्क्स रहते हैं और 90 मिनट का पेपर होता है। 90 मिनट का पेपर होता है। तो कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, यानी पर क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है, देखते हैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से 30 क्वेश्चन रहते हैं। मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स 30 क्वेश्चन रहते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी टोटल 60 मार्क्स। सिमिलरली जो लॉजिकल रीजनिंग रहता है उसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, और ये 60 मार्क्स हो गया। फिर हमारा जो इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी आती है, इसके सिलेबस हम लोग देखेंगे, अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो 40 टोटल 200 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। ठीक है, 200 मार्क्स का हमारा ये पेपर होता है। और हम लोग देखेंगे कि और क्या स्ट्रेटजी रहेगी। देखो इसमें नो नेगेटिव मार्किंग रहती है। पहली बात तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, इस एग्ज़ाम में अभी लास्ट ईयर से नेगेटिव मार्किंग हट गई है। इस बार जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं नेगेटिव मार्किंग फिर से ऐड तो नहीं कर दी गई है। और टेस्ट ड्यूरेशन हमारा 90 मिनट का है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड कि उसमें हम लोग सिलेबस का डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स एंड ऑल दी अदर पेपर्स जो भी टॉपिक्स हैं। तो पहले देखते हैं हमारा मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है। ठीक है, मैंने सिलेबस जी आपके वो जो भी ऑफिशियल सिलेबस था उसके जो मेन टॉपिक्स वहाँ से लेके यहाँ पे पेस्ट किया है। ठीक है, तो पहला जो हमारा अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। मैंने इसको ब्लैक में इसलिए किया क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स में थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहते हैं। और अर्थमेटिक जो बेसिकली हमारा एप्टीट्यूड रहता है ना, वो टॉपिक्स इसमें रहते हैं एप्टीट्यूड के। बेसिक सेट थ्योरी एंड फंक्शंस एंड मेंसुरेशन। तो यार ये बेसिक जो इसने बोला है वो अपने बोलने वाले बेसिक शब्द को फॉलो भी करता है। इसके सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के बहुत ही बेसिक लेवल के रहते हैं, मतलब कि ऐसे बेसिक्स ही आपसे एकदम बेसिक पूछेगा। कोई फंक्शन है मान लीजिए साइन एक्स, तो ये
क्या इसका ग्राफ का क्या है, डोमेन क्या है, मतलब बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं एकदम। ऐसा नहीं कि निमसेट या फिर जेईई मेंस के क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस रहते हैं। और आपकी जो डिटेल सिलेबस है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा सिलेबस और 5 साल के पेपर जो भी पुराने पेपर हैं। अभी तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में काफ़ी पेपर में प्रॉब्लम हो जा रही है, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है, कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अलजेब्रा में जो भी टॉपिक्स आते हैं आपके वो भी मिल जाएगा आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक आती है एकदम, कुछ हाई लेवल क्वेश्चन नहीं रहते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। देखो इस एग्ज़ाम में क्या है कि इस एग्ज़ाम में हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते, टाइमिंग का खेल रहता है, 90 मिनट रहते हैं और 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो और अभी तो निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, तो टोटल रहता क्या है कि आपको अटैम्प्ट जो क्वेश्चन करने रहते हैं वो सही से करने रहते हैं, ईजी क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा गलत नहीं करना रहता। प्रोबेबिलिटी तो नॉर्मल रहती है। स्टैटिस्टिक्स में कुछ टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि आपका कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 12th में नहीं रहते हैं, वो बीएससी के टॉपिक्स होते हैं, जैसे स्क्यूनेस हो गया, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो वो लोग आप लोग सिलेबस में देख के चाहें तो आप वो टॉपिक्स को कर सकते हैं। अगर आप स्पेशली एमएससीटी का प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो आप इन सब टॉपिक्स को भी करेंगे। अगर आप निमसेट का कर रहे हैं तो आप बस अपने निमसेट सिलेबस को फॉलो करेंगे। लास्ट में जब एग्जाम रहेगा तो उसके कुछ दिन पहले हम लोग देखेंगे कि मैथ में क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। बाकी अर्थमेटिक्स तो एप्टीट्यूड है, आप इसके सिलेबस को देख के फॉलो कर सकते हैं। सेट थ्योरी बेसिक है, फंक्शंस है, मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन यहाँ पे है जो निमसेट में नहीं रहता है। मेंसुरेशन में आपका क्या आता है, इसमें सारे टॉपिक्स यार जो भी रहते हैं आपके मेंसुरेशन के, जैसे पाइप एंड ऑल के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर आपका हो गया सिलेंडर के क्वेश्चंस रहते हैं, सर्कल पे भी कुछ, मतलब घुमा फिरा के जो भी मेंसुरेशन क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे इसमें देखने को। और अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं पर टॉपिक से इधर। और आपका जैसे प्रोबेबिलिटी में ये अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी में पीएनसी हो गया, पीएनसी 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं, पीएनसी 2-3 क्वेश्चंस। अभी तो लास्ट ईयर 3-4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो अलग अलग पैटर्न देखने को मिला था पेपर में, पर पीएनसी से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहते हैं, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सब टॉपिक्स को आप लोग चाहें तो अलग से लिख के कर सकते हैं। सिलेबस आपको नीचे मिल जाएगा, अब डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप वहाँ से सिलेबस एक्सेस कर सकते हैं। आपको वहाँ पेपर भी मिल जाएगा 4-5 साल का, 2018-19 ये सब पेपर भी मिल जाएंगे, और वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो आप डिस्कस भी कर सकते हैं। और वन मोर थिंग यार, अगर आपको इस एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, मैं वहाँ पे सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझसे मान लीजिए कोई टॉपिक छूट गया बताने से, तो अगर आप पूछ लेंगे मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सिलेबस के बारे में, जो कि हमारा है रीजनिंग का। तो यार मैंने रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैंने लिख दिए। से पजल के क्वेश्चंस आते हैं, सिलोजिज्म के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे मैंने टॉपिक्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप चाहें तो वहाँ से ये सारे टॉपिक्स को एक एक करके कर सकते हैं। बेसिकली इन्हीं से सारा सिलेबस रहता है, जो 30 क्वेश्चन हमारे रहते हैं 60 मार्क्स से, वो आपके 2 पजल हो जाता है, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन रहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन। इस बार का पेपर मैंने जब दिया था तो उसमें ब्लड रिलेशन के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे, और डाटा अरेंजमेंट का क्वेश्चन तो शायद नहीं था। सो बेसिकली टॉपिक्स यही रहते हैं, इन्हीं से घूम फिर के सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस टॉपिक्स को देख लीजिएगा। बहुत बेसिक आता है, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगता बहुत हार्ड कि कुछ सोचना पड़े एंड ऑल। आपको सीधे पैटर्न पे क्वेश्चन दिया रहेगा। अगर आपने पढ़ के गया है, कहीं से भी कुछ भी करके गया है, उस टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर्स देखें यूट्यूब पे, या फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप ये सारे टॉपिक्स को कर लीजिएगा। एंड यार मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है कंप्यूटर साइंस का। तो इसमें जो कंप्यूटर साइंस है वो थोड़ी सी निमसेट से अलग रहती है। निमसेट में बस आपका ये डाटा रिप्रेजेंटेशन आता है, और कुछ रहते हैं आपके क्वेश्चंस बेसिक से भी, बट यहाँ पे क्या है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। बेसिक बहुत क्वेश्चन, जैसे कि सीपीयू से ड्यूलिंग से क्वेश्चंस थे लास्ट टाइम मेरे पेपर में, और सो ये सब क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज से क्वेश्चन रहते हैं, सी लैंग्वेज में आपका फंक्शन से क्वेश्चन रहते हैं, फाइल हैंडलिंग से क्वेश्चन रहते हैं, डाटा टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। ये सारे सिलेबस आपको डिटेल सिलेबस भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। और कंप्यूटर लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज या फिर डाटा टाइप, ये सब क्वेश्चन रहते हैं। आर्किटेक्चर से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, और बाकी जो कंप्यूटर बेसिक्स है आपका मेमोरी मैनेजमेंट की, रैम रोम क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आए थे रैम रोम की, इन सब के अलग अलग शिफ्ट में। सो ये सब टॉपिक्स आते हैं। आउटपुट इनपुट डिवाइसेस से भी क्वेश्चंस आए थे, यहाँ पे मैंने सारा मेंशन कर रखा है, आर्किटेक्चर एंड ऑल। तो आप ये सब सिलेबस फॉलो कर सकते हैं। और मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ आवर इंग्लिश। सॉरी, इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में आपका तो पहले तो बेसिक ग्रामर रहते हैं, जैसे कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से कुछ क्वेश्चन, 1-2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बहुत बेसिक क्वेश्चन। कंप्रीहेंशन रहती हैं, 1-2 पैराग्राफ रहता है, जिससे कि ऑलमोस्ट 5 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पैराग्राफ बहुत ईजी रहता है, आप पैराग्राफ से पढ़ के डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं उसके क्वेश्चंस का। सिनोनिम एंटोनिम से भी क्वेश्चंस थे 1-1-2 करके, और सिंटैक्स करेक्शन के क्वेश्चंस थे। जंबल पैराग्राफ था यार, मतलब कि दिए गए थे ABCD को सही ऑर्डर में लिखना था, वर्डेज एंड फ्रेजेस, ये सब भी क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश बेसिकली देखिए, इन्होंने अपने सिलेबस में एक पॉइंट दिया है कि इनका इंग्लिश पूछने का मोटिव क्या है, तो हम लोग वो देखते हैं। द क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन
इन दिस सेक्शन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। या बेसिक ये लोग चेक करते हैं कि आपको इंग्लिश में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ये बहुत हार्ड नहीं पूछते कि आपको कितना आता है, कितने आपको वोकैबुलरी याद है या जो भी याद है। इनके क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहते हैं। आप अगर नॉर्मली पढ़ के गए तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो यार बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, मैं वहाँ पे यहाँ पे इसको पेश नहीं कर रहा हूँ बट मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसमें लिखा था कि ये अपना एग्ज़ाम मार्च तक कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। पहले क्या था कि 2017-18 में पेपर्स मार्च अप्रैल तक हो जाते थे, बट आफ्टर कोविड से इनका जो भी पूरा पैटर्न था वो हिल चुका था, तो पेपर अगस्त तक होता था, बट फॉर्म इनके आ जाते थे मई जून तक भी रहते थे। तो इस बार यार मे भी अगर इनके फॉर्म्स जैन फेब में आ गए तो आपका पेपर मार्च में हो जाएगा। अदरवाइज़ पेपर मेरे अकॉर्डिंग तो मई तक जाता है, देखते हैं इस बार क्या होता है। सो आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग अपना बेस्ट तैयार करिए। मान के चलिए कि आपका पेपर मार्च में हो जाएगा, थोड़ा सा भी मत सोचिएगा पेपर लेट में होगा, क्योंकि अगर ऑफिशियल टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है तो मे भी वो लोग अपना कंडक्ट करा लेंगे एग्जाम, क्योंकि अब कोविड का कुछ सीन है नहीं। सारे जो भी चल रहे थे वो सब सेशन अब टाइम टू टाइम हो गए हैं, तो उनका पेपर जब भी होगा वो आपको मैं इस यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपका कोई फॉर्म फिलअप होने से नहीं छूटेगा, आप बस कनेक्टेड रहिएगा टेलीग्राम पे या फिर आप लिंक्डइन पे, कहीं भी आप कनेक्टेड रहिए। यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके कर रहेंगे तो वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। और आप कैसे अप्लाई करेंगे, और आप ऑफिशियल साइट के थ्रू आप अप्लाई कर देंगे, आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे 600 के आसपास इसकी फ़ी रहती है, एप्लीकेशन फ़ी या 500, वहाँ से बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और पॉइंट है कि जो OMS कैंडिडेट होते हैं यहाँ पे आपको कोई SC ST या फिर जो भी OBC ये सब जो कैटेगरी होती है यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे सारे OMS कैंडिडेट को एज अ जनरल ट्रीट किया जाता है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हैं तब आपको एज अ वहाँ पे आपको कैटेगरी का फ़ायदा मिल सकता है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बच्चे। एंड मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि कैसी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखनी चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो देखो यार, इसमें दो टाइप के बच्चे होते हैं जो निमसेट का प्रिपेयर करते रहते हैं, बट उनको लगता है अगर निमसेट का एग्जाम छूट जाएगा या नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो ऐसे कुछ पेपर्स रहने चाहिए जिसको मतलब कि मैं अप्लाई कर सकूँ, जिसके थ्रू मुझे NIT लेवल का या एक अच्छा कॉलेज मिल सके। तो उस वैसे जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, वो अपना निमसेट का सिलेबस कवर करते रहें बेसिकली, और वो अपना साथ में कंप्यूटर का जो कुछ सेक्शन है जैसे कि आर्किटेक्चर हो गया या फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो थोड़ा थोड़ा आप बेसिकली ऊपर से जो भी रहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका एक तैयार होता रहेगा पैटर्न, और जब आपका लास्ट में अगर निमसेट के पहले इसका एग्जाम होगा तो आप लोग ऑब्वियसली बात है इस एग्ज़ाम को दीजिएगा। और अगर आपने स्टैट्स के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं पढ़ रखे हैं तो 2-3 क्वेश्चन उससे आते हैं, वो मैटर नहीं करता, जितना आपको आता है आप उसको अटेम्प्ट करके आइएगा। तो क्योंकि मैं भी निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, साथ में मैंने महाराष्ट्र सिटी के लिए भी अप्लाई किया था, तो मैं इसका भी प्रिपरेशन कर रहा था। मेरे निमसेट के एग्जाम हो चुके थे, महाराष्ट्र सिटी का काफ़ी लेट हुआ था, तो मैंने स्टैट्स के एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ रखे थे। तो आप लोग अपना जो ऐसे बच्चे हैं जो निमसेट के लिए कर रहे हैं वो निमसेट का सिलेबस कवर करिएगा, साथ में स्टैट्स के कुछ टॉपिक्स अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। अदरवाइज आप कंप्यूटर के सेक्शन करते रहिएगा, आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको इस एंट्रेंस में भी हेल्प करेगा, साथ में आप जब आगे MCA करने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। अगर आप नॉन CS हैं, अगर कुछ अच्छे ऐसे बच्चे जो नॉन CS हैं उनके लिए, साथ में यार अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो केवल महाराष्ट्र सिटी ही देना चाहते हैं, जिनको बस महाराष्ट्र सिटी देना है, जो महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं और या फिर वो OMS भी है बट फिर भी वो देना चाहते हैं महाराष्ट्र सिटी से, उनको कॉलेज चाहिए। तो यार वो बच्चे क्या करें, उनके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यही है कि अगर आपका पेपर मार्च में होगा, ठीक है, अगर आपका पेपर मार्च में होगा तो अब भी आपके पास 2 से 3 महीने हैं, मैं मान के चलता हूँ 2 महीने, ठीक है। और ये इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि 99+ परसेंटाइल लाने के लिए इनफ है, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया था, मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 25 मार्च के आसपास, मैंने निमसेट दिया, और तो मैंने भी निमसेट के लिए 2-3 महीने पढ़ा था, बट मैंने सिलेबस मोस्टली बहुत हार्डवर्क करके कवर कर लिया था। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम करना है तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट ये एग्ज़ाम आराम से आपसे हो जाएगा। स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इसके प्रिपरेशन की, अगर वो हम लोग डिस्कस करें तो यार पहले तो आप लोग अपना मैथ का जो पोर्सन है, ठीक है, मैथ चारों जो पोर्सन है, रीजनिंग और जो आपका 4th है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, राइटिंग थोड़ी इस पर मेरे को लिखने की आदत नहीं है, और इंग्लिश आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो यार देखते हैं मैथ में क्या है। मैथ के जो इसमें टॉपिक्स है वो आपको बहुत बेसिक आते हैं, मतलब कि NCERT लेवल का, बेसिकली इनका जो फोकस रहता है वो NCERT रहता है, ठीक है। तो उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं आपके, अगर डोमेन से क्वेश्चन आया तो बस सिंपल कि sin x का ग्राफ या जो भी बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। और तो आप लोग ट्राई करिए कि पहले सारे टॉपिक्स, अगर आप महाराष्ट्र के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ऑनली, तब आप पहले सारे टॉपिक्स का बेसिक कर लीजिए, एक नोट्स बनाइए A4 साइज़ में, और वहाँ पे सारे बेसिक्स टॉपिक्स कवर करिए, डीप क्वेश्चन मत करिए, पहले आप कॉन्सेप्ट कवर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थ्रू कॉन्सेप्ट ही हो जाते हैं, आपको डीप प्रैक्टिस की जरूरत नहीं रहती। एक बार आप मैथ कर लीजिए, रीजनिंग एप्टीट्यूड के जो मैंने टॉपिक्स बताए, पजल एंड ऑल, उसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करिए, पजल को सॉल्व करते रहिए।
और कंप्यूटर में जो भी टॉपिक्स हैं उसको आप डिवाइड करिए दिन में। जैसे आपके पास अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करें तो आप दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे अपने आप को इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए दीजिए, जिसमें से आप 5 घंटे अगर दे रहे हैं मैथ को, 2 घंटे दे रहे हैं रीजनिंग को, वही 2 घंटे दे रहे हैं कंप्यूटर को, और 1 घंटे दे रहे हैं इंग्लिश को, ठीक है। ऐसा कुछ करके चलते हैं। आप 5 घंटे तो बहुत ज़्यादा है आपके 2 महीने में कवर करने के लिए इसका मैथ का सिलेबस, ठीक है। और रीजनिंग भी हो जाएगी। कंप्यूटर का जो सेक्शन है इससे बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन रहते ही नहीं है कि आपको कुछ क्वेश्चन हार्ड लगे। और इंग्लिश तो आपके ऊपर है, जितना आप पढ़ लेंगे वो अपना प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है तो कर लीजिए, वरना आप रैंडम कुछ वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे जहाँ एक्टिव वाइज के कुछ इंपॉर्टेंट की बता दिए जाएँ, तो ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी। आपको करना है कि आपको दिन में 10 से 12 घंटे निकालने ही है यार। और यार इसकी बेसिकली कोई टेस्ट सीरीज जो रहता हो कि जो इसका बनाते हो, वो निमसर के जितने भी कोचिंग्स हैं ना, वो इसके उतने अच्छे टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं करते। अगर आपको कहीं फ्री में मिल रहा है तो आप दे लीजिएगा, लेकिन आप टेस्ट सीरीज इसका नहीं भी देंगे तो सही है। लास्ट के 2-3 टेस्ट सीरीज किसी कोचिंग ने, हर कोचिंग फ्री कर देती है बेसिकली, तो आप लास्ट के 2-3 टेस्ट सीरीज दे दीजिएगा, उससे आपका एक बन जाएगा कि हाँ कैसे अटैम्प्ट करना है पेपर को। और अभी आप प्रिपेयर करिए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अगर आप टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, आपके पास नज़र में कोई टेस्ट सीरीज है अच्छी, तो आप उसके लिए ज़रूर जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज नहीं लेना है, लेकिन बेसिकली जो एक पैटर्न रहता है कि हाँ पहले आप सिलेबस कवर कर लीजिए, और आपको हाँ इस एग्ज़ाम में टाइमिंग का प्रॉब्लम रहता है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है इस साल, देखते हैं। तो आप एक बार 3-4 मॉक टेस्ट देख लीजिएगा, अगर फ्री मिल जाए तो। अगर आपको पेड लेना है तो आप जा सकते हैं। तो ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसमें टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। वैसे यार देखो, इसमें कॉलेजेस तो हाँ बहुत सारे हैं, 100+ मतलब बहुत सारे कॉलेज हैं। लिस्ट आती है ना इसकी एडमिशन की, तो बहुत सारे कॉलेज रहते हैं। बट यार जो एक रहता है कि हाँ हमारे स्टैंडर्ड जिसके लिए हमको प्रिपेयर करना चाहिए, वो हमारा हो गया पुणे यूनिवर्सिटी, VJTI, SPIT, KG सोमैया, VIT पुणे और VSIT। ये मैंने 2 कॉलेज एक्स्ट्रा लिए हैं लास्ट में, लेकिन ये हमारे जो टॉप 3 कॉलेज हैं ना, ये टॉप 3 कॉलेजेस ये काफ़ी अच्छे हैं। अब रही बात 2 कैंडिडेट हैं, एक तो OMS है और एक MS है। तो MS वाले तो यार कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और लेकिन जो हमारे OMS वाले हैं उनको एक तो बस पुणे यूनिवर्सिटी टारगेट करते हैं, दूसरा शायद SPIT में भी कुछ सीटें हैं, लेकिन VJTI में उनके लिए कोई सीट नहीं है OMS कैंडिडेट के लिए, तो वो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे कोई सीट नहीं है। तो आप लोग ये टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ अच्छी प्लेसमेंट है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आप इनको कंसिडर करके चलिएगा। अगर आप OMS है तो आपका टारगेट पुणे यूनिवर्सिटी रहना चाहिए, आपको 99.9% टारगेट करना चाहिए। और जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे हैं वो 98 से 99 तक भी लेके आएंगे, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ की बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हाँ प्लेसमेंट के बारे में, कि हमारा प्लेसमेंट कैसा है। तो यार मेरे पास जो स्टैट्स हैं, बेसिकली ऑफिशियल स्टैट्स तो नहीं है, बट ये काफ़ी हद तक मतलब कि हैं, मतलब मैंने जो भी बात की पता किया है तो ये स्टैट्स ही हैं, थोड़ा बहुत 1-2 लाख आगे पीछे, बट है ऐसा ही प्लेसमेंट, ठीक है। तो पुणे यूनिवर्सिटी यार काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। अगर आप इसमें एडमिशन मिलता है आपको, तो ये NIT के लेवल का कॉलेज है, ठीक है। इसका जो करिकुलम है MCA का वो काफ़ी अच्छा है, 2 ईयर प्रोग्राम है, बट इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना सिलेबस बना रखा है MCA का, ठीक है। इसलिए बहुत फेमस है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अच्छा खासा नंबर मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप OMS कैंडिडेट हैं। और अगर आप MS कैंडिडेट हैं तो लोग इसके ऊपर प्रेफरेंस VJTI या फिर SPIT को देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसा क्यों। देखो इसका प्लेसमेंट भी, ये जो प्लेसमेंट है वो 2018 या 19 का है, ठीक है। तो इसकी प्लेसमेंट जो हाईएस्ट थी ये 30 LP गई थी, मिनिमम 6 थी, और यहाँ पे 100% प्लेसमेंट है। 90 इसलिए लिखा गया क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो रिसर्च में जाते हैं, ठीक है, वो उनका प्लेसमेंट में मनी नहीं रहता उनको, तो वो बच्चे रहते हैं इसमें 8-10%, तो उसलिए वजह से 90% लिखा गया है, ठीक है। बाकी हमारा VJTI में जो था वो ये 36 LP मैक्सिमम गया था, ये 2018 का है, और 19 में तो 40 गया था जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो ये ऐसे कॉलेज हैं जहाँ अच्छा प्लेसमेंट जाता है MCA का भी, ठीक है। यहाँ पे 90% प्लेसमेंट है। और ये हमारा SPIT है जिसका लोएस्ट 4 LP है और 25 LP एंड ऑल। तो ये हमारे कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं यार जहाँ पे हम लोग को प्रिपेयर करना है ऐसे टारगेट लेके। लेकिन यार एक बात और, फ़ी फैक्टर मैंने मेंशन नहीं किया। फ़ी यहाँ पे सारे कॉलेजेस का, अगर आप OMS कैंडिडेट हैं और आपको पुणे यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो ठीक है, इसकी फ़ीस मेरे अकॉर्डिंग 50K के आसपास है, वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बट मन में मतलब ये होता है कि हाँ 50-40-50K के आसपास है फ़ी। लेकिन जो ये सब कॉलेजेस हैं इनकी फ़ी 1.25 प्लस है, 1.25 लाख प्लस, ठीक है, पर ईयर। तो इनकी फ़ीस फैक्टर काफ़ी ज़्यादा रहती है अगर आप OMS कैंडिडेट हैं। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हैं, आपका कैटेगरी है कोई भी EWS है या फिर SC ST, तो वहाँ पे आपको फ़ी में अच्छा खासा कंसेशन मिल जाता है बस महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स को। तो वो सब फैक्टर भी हो जाते हैं, उन सब को हम बाद में किसी और वीडियो डिस्कस करेंगे। तो मे भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपके और डाउट्स हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछिएगा, मैं सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा, अदरवाइज़ मैं उस पर उसके रिलेटेड वीडियोज़ बना दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट एंड डू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।